नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस वक्त का हो गया है बेहद बड़ा खुलासा। कांग्रेस और चीन के बीच में हुआ समझौता। बीजेपी ने कहा कि तथ्यों को छिपा रही मां बेटे की जोड़ी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं और फ्लॉप रहा उनका वर्चुअल संवाद। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार भाजपा बोली कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आदित्य ठाकरे सभी सवालों के घेरे में हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप भी पीएम मोदी के हर फैसले में उनका समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस और चीन के बीच समझौता। बीजेपी बोली तथ्यों को छिपा रही मां बेटे की जोड़ी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि चीन और कांग्रेस के बीच करारनामा साइन हुआ। बीजेपी ने सवाल किया है कि आखिर कांग्रेस क्या छिपाना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और चीन के समझौते को लेकर सीजेआई भी हैरान है। हमारे पक्ष के जो सीजेआई ने भी मान्य ठहराया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पात्रा ने कहा कि चीन के साथ संबंध में मां बेटे की जोड़ी मिली हुई है, वे तथ्यों को छिपा रहे हैं। वहीं चीन के मुद्दे पर पात्रा ने कहा कि जैसा कि पीएम ने कहा है कि भारत एक मजबूत देश है और जवाब दे सकता है, किसी को भी इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दरअसल चीन के साथ विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते की बात सामने आई थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि कोई राजनीतिक दल किसी सरकार के साथ किस तरह समझौता कर सकता है। सीजेआई ने कहा कि कुछ चीजें कानून में बिल्कुल अलग हैं। एक राजनीतिक दल कैसे चीन के साथ समझौते में शामिल हो सकता है। कभी नहीं सुना कि किसी सरकार और दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी में कोई समझौता हो रहा है। हालांकि इस मामले में वकील ने कहा कि यह समझौता दो पार्टियों के बीच है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं, फ्लॉप शो रहा वर्चुअल संवाद। भाजपा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के वर्चुअल संवाद को फ्लॉप शो बताते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा है कि कोरोना संकट और बाढ़ राहत में अभी तक नरारत रहे कांग्रेस के युवराज को आगामी चुनावों को देखते हुए एकाएक बिहार की याद आ गई है। हालांकि उनके बिहार में सक्रिय रहने या न रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शुक्रवार को जारी बयान में राजीव रंजन ने कहा कि ऐसे भी राहुल भले ही जो भी कह ले, लेकिन उनकी बातों का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उनकी बातों पर गौर करें तो पता चलता है कि खुद राहुल को बिहार कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय सभी को विपक्षी दलों को इकट्ठा करने का टास्क दिया है। उन्हें पता है कि बिना दूसरे दलों की बैसाखी लिए कांग्रेस अपनी जमानत तक नहीं बचा सकती। राहुल कितने भी अवसरवादी दलों को जोड़ ले, लेकिन नमो नीतीश के रथ को रोक पाना उनके लिए संभव नहीं। चीन का सामना करना तो दूर की बात, प्रधानमंत्री में उनका नाम तक लेने का साहस नहीं। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन का सामना करना तो दूर की बात, भारत के प्रधानमंत्री में उनका नाम तक लेने का साहस नहीं है। राहुल ने ट्वीट कर पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बात से इनकार करना कि चीन हमारी मातृभूमि पर है और वेबसाइट से दस्तावेज हटाने से तथ्य नहीं बदलेंगे। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच सीमा को लेकर गतिरोध लंबे समय से जारी है। रक्षा मंत्रालय ने अब अपनी वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड किए हैं, जिसमें कहा है कि एलएसी पर चीनी आक्रामकता बढ़ती जा रही है और मौजूदा गतिरोध लंबे समय तक जारी रह सकता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार भाजपा बोली राहुल, प्रियंका और आदित्य ठाकरे सभी सवालों के घेरे में। जी हां दोस्तों, बिहार भारतीय जनता पार्टी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच को लेकर कांग्रेस और शिवसेना को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि मामले की जांच में बाधा आदित्य ठाकरे के निर्देश पर डाला गया। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि अगर बृहन्मुंबई नगर निगम ने नियमित आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया होता तो पहले नहीं छोड़ते। उन्होंने आरोप लगाया कि सुशांत की संदेहास्पद मौत मामले में जांच करने गई बिहार पुलिस की जांच में बाधा शिवसेना के युवराज आदित्य ठाकरे के निर्देश पर डाला गया। उन्होंने कहा बिहार सरकार, पुलिस और आम लोग सुशांत को न्याय दिलाने के लिए चिंता कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना न्याय के खिलाफ आरोपियों के पक्ष में है। अब बीएमसी ने भद्र पिटने के बाद एक दूसरा सर्कुलर जारी किया है, जिसका मकसद निगम का शुदा हरकत वाला चेहरा बचाना तो है ही, एक अप्रत्यक्ष मकसद सुशांत के न्याय की राह में रोड़ा अटकाना भी है।
आनंद ने कहा कि सुशांत मामले में सीबीआई जांच और बिहार पुलिस की जांच को लेकर जितने परेशान शिवसेना के लोग थे उतने ही परेशान राकांपा और कांग्रेस के भी लोग थे। यही कारण है कि संजय रावत, नवाब मलिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और शक्ति सिंह गोहिल एक भाषा में बात कर रहे हैं। निखिल आनंद ने सुशांत मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका पर भी संदेह जताया है। निखिल ने आरोप लगाया कि सुशांत के मसले पर जिस प्रकार का रुख महाराष्ट्र सरकार में शामिल गठबंधन दलों का है, उससे लगता है कि राहुल, प्रियंका ने भी आदित्य ठाकरे से बात कर अपने बॉलीवुड के साथियों के पक्ष में और सुशांत के न्याय के खिलाफ भूमिका तैयार की है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अवमानना केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयानबाजी को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ओवैसी के बयानों को कोर्ट की प्रतिष्ठा को कम करने और अपमान करने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। साथ ही उनके बयानों को हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और मुसलमानों को भड़काने वाला बताकर कार्रवाई की मांग की गई है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के प्रेसिडेंट वीरेश सांडिल्य और एक वकील की ओर से जारी याचिका में कहा गया है कि ओवैसी ने अयोध्या में भूमि पूजन से पहले एक न्यूज चैनल पर कोर्ट की पवित्रता और बुद्धिमत्ता को लेकर अपमानजनक बयान दिए। याचिका में कहा गया है, इस कोर्ट के फैसला सुनाने से पहले राम मंदिर का विवाद बहुत लंबे समय से लंबित था। अवमानना करने वाले विवाद को लेकर झूठे और निराधार बयान दे रहे हैं, बिना करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की परवाह किए, और इस तरह के बयान देकर वे मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि 30 जुलाई को दिए ओवैसी के बयान से करोड़ों भारतीयों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, जिनकी भगवान राम में आस्था है। इसमें कहा गया है, राष्ट्रीय टेलीविजन पर यह बयान देकर उन्होंने ने सर्वोच्च न्यायालय का अनादर किया और यह भी दिखाया कि उनका भारत की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है। याचिका में ओवैसी के खिलाफ अवमानना प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इन बयानों से ओवैसी ने कोर्ट की बुद्धिमत्ता की निंदा की। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या में विवादित राम मंदिर का रास्ता साफ कर दिया था। साथ ही केंद्र सरकार को 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित करने को कहा था। करते हैं अगली खबर की तरफ। कान खोलकर सुन लो उद्धव ठाकरे, फिर तुम्हारी सरकार जाएगी। अर्नब गोस्वामी ने सीएम को दिया खुला चैलेंज, वीडियो वायरल। जी हां दोस्तों, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। टीवी न्यूज चैनलों पर भी इस मामले को लेकर बहस का दौर खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इस कड़ी में टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने अपने कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज दिया कि उनकी सरकार गिर जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अर्नब गोस्वामी कहते हैं, आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना का कोई भी जूनियर या सीनियर नेता, सुन लो मेरी बात उद्धव ठाकरे, कान खोलकर सुन लो। जूनियर या सीनियर यानी कि किशोर या वृद्ध यानी कि यंग या ओल्ड, कोई भी शिवसेना का नेता का लिंक आता है या रिया चक्रवर्ती के साथ, मैं खुलकर कह रहा हूं, सुन लो। उद्धव ठाकरे ये पूछता है भारत प्रोग्राम है। उन्होंने आगे कहा कि सुन लो, अगर रिया चक्रवर्ती के साथ पता चले कि कोई भी शिवसेना का बड़ा नेता इन्वॉल्व था, यह पहली बात। और दूसरी बात, अगर दिशा की पार्टी में कोई भी शिवसेना वाला गया था, सुन लो उद्धव ठाकरे, 9 तारीख को पता करो कौन कौन गया था। अगर शिवसेना के कोई निकले इसमें तो उद्धव ठाकरे, कुर्सी तुम्हारी जाएगी, सरकार तुम्हारी जाएगी, पूरी दुनिया के लोग तुमसे सवाल करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा झटका, टिकटॉक वीचैट को बैन करने वाला आदेश जारी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने की धमकी देने के एक सप्ताह बाद टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के प्रभावी होने में 45 दिन का समय लगता है और ये किसी भी अमेरिकी कंपनी या व्यक्ति को चीन मूल की कंपनी बाइट डांस के साथ लेन देन पर बैन लगाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीन के बाइट डांस के साथ अमेरिकी लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बाइट डांस कंपनी टिकटॉक और वीचैट के मालिक हैं। इसके बाद अमेरिका में टिकटॉक और वीचैट पर बैन लग जाएगा। ट्रंप ने इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत यह ऑर्डर पास किया है, जो प्रशासन को अमेरिकी फर्मों या नागरिकों द्वारा बार बार व्यापार करने या स्वीकृत पक्षों के साथ वित्तीय लेन देन की शक्ति प्रदान करता है। ट्रंप ने टिकटॉक को राष्ट्रीय खतरे के रूप में बताया है और ट्रंप प्रशासन व चीनी सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आदेश के अनुसार इस डेटा संग्रह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिकियों की व्यक्तिगत और मालिकाना जानकारी तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। संभावित रूप से ये चीनी ऐप संघीय कर्मचारियों और ठेकेदारों के स्थानों को ट्रैक करने, ब्लैकमेल के लिए व्यक्तिगत जानकारी के डोजियर बनाने और कॉर्पोरेट जासूसी करने की अनुमति देता है। सोमवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, अगर इस अमेरिकी कंपनी को बेचा नहीं गया तो 15 सितंबर तक इसे अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बिक्री होती है तो उसका हिस्सा अमेरिकी करदाताओं को भी मिलना चाहिए।
करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या 5 अगस्त 2021 के लिए समान नागरिकता संहिता हो सकती है मोदी सरकार का अगला बड़ा टारगेट? जी हां दोस्तों, 5 अगस्त 2020 एक ऐसी तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई है। यह वह तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत की। 32 सेकंड का ही शुभ मुहूर्त होने के बाद भी मंदिर की आधारशिला रखकर इस दिन को ऐतिहासिक बना दिया है। ऐसे ही 5 अगस्त 2019 को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे तो किसी को भी आभास भी नहीं था कि आज भारत की राजनीति में एक इतिहास बनने जा रहा है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश एक विधान एक निशान के सपने को साकार कर दिया। मोदी सरकार ने अपने मूल एजेंडे में शामिल अहम मुद्दों को अमली जामा पहनाने के लिए जिस तरह से 5 अगस्त का दिन चुना है, वह अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने और अब राम मंदिर निर्माण के आगाज के साथ साथ बीजेपी और संघ के वैचारिक सपनों को साकार करने वाली तारीख बन गई है। इस तारीख को आने वाले दिनों में लंबे समय तक के लिए याद किया जाएगा। 5 अगस्त की तारीख की हर कोई अपनी अपनी तरह से व्याख्या करेगा और निष्कर्ष निकालेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि 5 अगस्त 2021 को क्या मोदी सरकार अपने एजेंडे में शामिल समान नागरिकता संहिता को देश में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी? बीजेपी का अब तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यह कोड मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ जैसे धर्म आधारित कानूनों की जगह पर सभी के लिए एक कानून लागू करने की बात करता है। यह मुख्य रूप से शादी, पैतृक संपत्ति, तलाक और अन्य धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है। भारत में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है जो अपराध करने पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, लेकिन तलाक और पैतृक संपत्ति के मामले में कानूनों में एकरूपता नहीं है। इस तरह से मौजूदा समय में देश में सिविल कोड सभी धर्म के अपने अलग अलग हैं। बीजेपी ने देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड की तरह कॉमन सिविल कोड लाने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। राम मंदिर और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का मुद्दा सुलझाने के बाद अब मोदी सरकार की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहेगी। अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ने रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ रिपोर्ट बनाई है। इसमें इस बात की ओर इशारा किया गया है कि महिलाओं और कमजोर तबकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सुरक्षा का छाता देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर चुका है। करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड, लालू को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट करने का बीजेपी ने किया विरोध, सरकार पर लगाया खातिरदारी का आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान निदेशक के बंगले में स्थानांतरित किए जाने का कड़ा विरोध किया और कहा कि राज्य सरकार चारा घोटाले के सजायाफ्ता कैदी लालू को राजकीय अतिथि की तरह बंगले में रखकर उनकी खातिरदारी में लगी है और जेल नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में लालू को रिम्स के निदेशक के बंगले में स्थानांतरित करने का कड़ा विरोध किया। सरोज सिंह ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण की आड़ में पहले रिम्स के पेइंग वार्ड का एक फ्लोर और 19 कमरे लालू की खातिरदारी में खाली रखे गए और अब उन्हें संक्रमण की आड़ में रिम्स निदेशक का बंगला आवंटित कर उसमें स्थानांतरित कर दिया गया, जहां रसोइये से लेकर कई नौकर चाकर उपलब्ध रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर जेल प्रशासन और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है तो सजायाफ्ता कैदी लालू को ये सुविधाएं मुहैया कराने की बजाय सीधे उन्हें बिहार में तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी के बंगले में स्थानांतरित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ और वहाँ में कोई अंतर नहीं है। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार और जेल प्रशासन को जेल नियमों के अनुसार लालू के साथ पेश आना चाहिए, न कि राजकीय मेहमान की तरह। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए बड़ी खबर, भारत की पहली किसान रेल का हुआ शुभारंभ, इन रूटों पर चलेगी ये ट्रेन। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे शुक्रवार से किसान रेल सेवा कर चुका है। यह पार्सल ट्रेन देवलाली से दानापुर के बीच चलाई गई है। किसान रेल से किसानों के जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर पहुंचाया जाएगा। इस तरह के ट्रेन चलाने की घोषणा इसी साल के बजट में की गई थी। यह ट्रेन फिलहाल साप्ताहिक होगी, जिसमें 11 पार्सल डब्बे लगाए गए हैं। पहली किसान रेल सुबह 11 बजे देवलाली से चलकर अगले दिन शाम 6:45 पर दानापुर पहुंचेगी। यानी यह 1519 किलोमीटर का सफर 31 घंटे 45 मिनट में पूरा करेगी। यह ट्रेन भुसावल डिवीजन से शुरू होगी, जो कि नासिक और इसके आसपास का इलाका है। वहीं हर रविवार 12 बजे दानापुर से रवाना होकर अगले दिन 7:45 पर देवलाली पहुंचेगी। इन गाड़ियों में 10 पार्सल वैन होंगे और एक लगेज ब्रेक वैन है। यहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है। यह इलाका सब्जियों, फलों, फूल और बाकी जल्द खराब होने
वाले कृषि उत्पाद के अलावा प्याज की खेती के लिए जाना जाता है। इसके लिए पटना, प्रयागराज, कटनी, सतना जैसे इलाके में विशाल बाजार मौजूद हैं। इसलिए पहली किसान रेल का स्टॉपेज नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, चौकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर रखा गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी का आश्वासन, नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू होगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 सालों से हो रहे विचार विमर्श और लाखों सुझावों पर मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। आज देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्रों और विचारधाराओं को लोग इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ चर्चा है, ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव रखेगी। अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या सोचना है पर ध्यान केंद्रित रहा, जबकि नई शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतुष्टि जताई कि देश के किसी भी क्षेत्र या वर्ग से भेदभाव संबंधी कोई शिकायत नहीं आई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉन्क्लेव अपडेट्स। पीएम मोदी के भाषण के मुख्य अंश। नई शिक्षा नीति के प्रति पूरी प्रतिबद्धता जताते हुए पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में छात्रों के साथ साथ नए शिक्षक तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर भी फोकस किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब किसी संस्थान को मजबूत करने की बात होती है तो ऑटोनॉमी पर चर्चा होती है। एक वर्ग कहता है कि सब कुछ सरकारी संस्थान से मिलना चाहिए, दूसरा कहता है सब कुछ ऑटोनॉमी के तहत मिलना चाहिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी की शिक्षा का रास्ता इसके बीच में से ही निकलता है। जो संस्थान अच्छा काम करेगा उसे अधिक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। शिक्षा नीति के जरिए देश को अच्छे छात्र नागरिक देने का माध्यम बनना चाहिए। पीएम ने कहा, देश में ऊंच नीच का भाव और मजदूरों के प्रति हीन भाव क्यों पैदा हुआ? आज बच्चों को पढ़ने के साथ साथ देश की हकीकत भी जाननी जरूरी है। भारत आज टैलेंट व टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। टेक्नोलॉजी की वजह से गरीब व्यक्ति को पढ़ने का मौका मिल सकता है। इस नीति का कोई विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कुछ भी एक तरफा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कोई सर्कुलर नहीं बल्कि एक महायज्ञ है जो नए देश की नींव रखेगा और एक सदी तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति में देश के लक्ष्यों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि भविष्य के लिए पीढ़ी को तैयार किया जा सके। कई दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भेड़चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी वकील बनाने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन अब युवा क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ा सकेगा। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि वर्किंग कल्चर को विकसित किया गया है। युवाओं में क्रिटिकल सोच विकसित करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का भेदभाव या किसी एक ओर झुकी हुई है। यह संकेत है कि लोग वर्षों से चली आ रही शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहते थे। डिग्निटी ऑफ लेबर पर किया काम। पीएम ने संबोधन के दौरान कहा, जब गाँव में जाएंगे, किसान को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करेंगे देखेंगे, तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, उनके श्रम का सम्मान करना सीख पाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्र शिक्षा और डिग्निटी ऑफ लेबर पर बहुत काम किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव रखेगी। रिसर्च और एजुकेशन के गैप को खत्म करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अहम भूमिका निभाएगी। संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे जमीन पर उतारने के लिए जो भी करना होगा वो जल्द किया जाएगा। पीएम ने कहा कि आपको इसे लागू करने में जो भी मदद चाहिए मैं आपके साथ हूं। शिक्षा नीति में देश के लक्ष्यों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि भविष्य के लिए पीढ़ी को तैयार किया जा सके। ये नीति नए भारत की नींव रखेगी। पीएम ने कहा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी है। प्रधानमंत्री बोले कि आज जब नर्सरी का बच्चा भी नई तकनीकी के बारे में पढ़ेगा तो उसे भविष्य की तैयारी करने में आसानी मिलेगी। कई दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भेड़चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। कभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने की होड़ लगी हुई थी। अब युवा क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ा सकेगा। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि वर्किंग कल्चर को डेवलप किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सामने सवाल था कि क्या हमारी नीति युवाओं को अपने सपने पूरा करने का मौका देती है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवा को सक्षम बनाती है? नई शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से काम किया गया है। दुनिया में आज एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, ऐसे में उसके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव जरूरी है। बदलते समय ने नए ग्लोबल सिस्टम की ओर जाने की जरूरत पर बल दिया है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। ऐसे में स्कूलों में 10+2 को खत्म कर
5+3+3+4 सिस्टम लाया गया है। यह इसी दिशा में उठाया गया कदम है। हमें विद्यार्थी को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, लेकिन उन्हें अपनी जड़ों से भी जोड़े रखना है। अब युवाओं को जिंदगी भर किसी एक प्रोफेशन में टिके रहने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम में स्टूडेंट बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकता है, वह जॉब कर सकता है, वह अपने कोर्स से ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में ढेर सारी किताबों की अनिवार्यता पर जोर कम किया गया है। नई शिक्षा नीति में व्हाट टू थिंक की बजाय हाउ टू थिंक पर फोकस किया गया है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे उनकी नींव मजबूत होगी, आगे करियर बनाने के लिए मजबूत बेस मिलेगा। इससे बच्चों को सीखने में आसानी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि समग्र, बहुविषयक एवं भविष्य की शिक्षा, क्वालिटी रिसर्च और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए टेक्नोलॉजी के। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।